अस्सलाम वालेकुम, आई एम मदीहा सदफ़, स्पेशल एजुकेशनिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट। आज हम न्यूरो डाइवर्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोग अक्सर कहते हैं कि न्यूरो डाइवर्स है हमारे ASD वाले बच्चे, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले, हमारे ADHD बच्चे, ये न्यूरो डाइवर्स हैं। और बाकी पब्लिक जिसको हम वो न्यूरोटिपिकल है, ठीक है। सो पेरेंट्स इस स्ट्रगल में लगे रहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की तरह करना है, which is basically a wrong hope, a false hope. आपका बच्चा इंडिविजुअल है, बहुत यूनिक है। इवन जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं वो भी सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, उनमें भी बहुत इंडिविजुअलिटी पाई जाती है। हर बच्चे के अंदर उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है। और न्यूरो डाइवर्स में हम सिर्फ ASD और ADHD बच्चे भी नहीं लेते। न्यूरो डाइवर्स में हमारे पास OSD वाले बच्चे, गिफ्टेड, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ये तमाम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ जितने बच्चे हैं ये सब न्यूरो डाइवर्स में आते हैं। डिसलेक्सिया के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनी थी जिस तरह वो तारे ज़मीन पर, जिसमें इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि इन बच्चों को बेसिकली लेटर्स में और राइटिंग में इश्यूज होते हैं। इनको नंबर्स B और D को रिकग्नाइज करना, इसमें डिफरेंस इनके लिए डिफरेंस करना डिफ़िकल्ट होता है, या वर्ड्स को रीड करना इनके लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और अदरवाइज दे आर जस्ट लाइक न्यूरोटिपिकल। उनके अंदर बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। इसी तरह अगर हम डिस्प्रेक्सिया की बात कर लें तो डिस्प्रेक्सिया में बेसिकली बच्चों की जो मूवमेंट और बैलेंस है उन चीज़ों का उसको इशू होता है। अदरवाइज ही इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, कोई देख के डिफरेंस बच्चे में पता नहीं चलता। इसी वजह से बहुत ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड भी रह जाते हैं। बट इनके कुछ जिस तरह प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको बैलेंसिंग का इशू होता है, चलते फिरते में चीज़ों से टकराना, लग जाना, इनसे चीज़ें गिर जाना, चीज़ों का टूट जाना इनसे। इसी तरह से बहुत सी एक्सरसाइजेज, मूवमेंट्स इनके लिए बहुत ऑकवर्ड होती हैं, जिसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनके लिए बहुत अच्छी काम करती है। अदरवाइज बाकी चीज़ों में दे आर एब्सोल्युटली फाइन, उनको कोई इशू नहीं होता, दे आर वेरी क्रिएटिव एंड दे लिव नॉर्मल लाइफ। इसीलिए बहुत से बच्चे इन तमाम डिफरेंसेस के साथ अनआइडेंटिफाइड ही चलते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। और हम अक्सर दफ़ा जब ASD बच्चों के बारे में उनकी सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं या डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स के को डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बहुत से पेरेंट्स जिनका इतना इनकाउंटर नहीं हुआ होता, जितना उनका उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता ASD बच्चों को अपने इर्द गिर्द, तो वो ये कहते हैं कि ये क्या ऑटिज़म की बात करते रहते हैं सारा वक्त, ये तो हर बच्चे में ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। हर बच्चे के अंदर वही बिहेवियर्स होते हैं, मगर एक रेंज में होते हैं। इनके अंदर वो तमाम बिहेवियर्स, जिस तरह फ्लैपिंग ले लें, बाकी बच्चे भी कभी कभी खुशी में फ्लैपिंग कर सकते हैं, बट ASD बच्चों के अंदर फ्लैपिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। या इनकी हर चीज़ या तो एक्सट्रीम पर होती है या थोड़ी सी माइनस साइड पे बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लग जाते हैं उन चीज़ों को। अपनी तमाम सेंसरी इश्यूज़ इनके अंदर, थोड़े से सेंसरी प्रोसेसिंग इनके अंदर या तो बहुत ऊपर की तरफ होती है या बहुत नीचे की तरफ होती है। जिस तरह न्यूरो डाइवर्स बच्चों में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं न्यूरोटिपिकल से, इसी तरह बहुत सी इनके अंदर स्ट्रेंथ्स होती हैं, और इनकी स्ट्रेंथ्स को उनके बिहेवियर से ऑब्जर्व करना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जो इनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है फिर, ताकि आप इनकी इन स्ट्रेंथ्स के साथ फिर इनको एक्सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे समटाइम्स इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अमेजिंग होती है। आपको कुछ बच्चों में नज़र आता है कि इनकी आई कांटेक्ट नहीं है और वो बहुत सरसरी तौर पे चीज़ों को देख रहे होते हैं, मगर वो अपने एक जो व्यू होता है उसमें वो तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेते हैं। और बहुत से लोगों को, पेरेंट्स को ये स्ट्रगल होती है कि हम अपने बच्चा, हमारा आई कांटेक्ट नहीं करा, हम इसको आई कांटेक्ट करवाएं, इसकी एक्सरसाइजेस करवाएं आई कांटेक्ट के लिए, या ये सीखेगा नहीं जब तक ये आई कांटेक्ट नहीं करेगा। विच इज़ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हमारी रिसर्च के ऐसा नहीं है। बच्चे को फोर्स करना कि वो आई कांटेक्ट करे और फिर आपको देखेगा और लर्न करेगा, ये आपको लग रहा है। आपका बच्चा बहुत स्मार्ट है, वो आपको अगर फुल टाइम आई कांटेक्ट नहीं भी कर रहा, आप उसके लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट। मगर आपका स्ट्रेस्ड होना या ये सोचना कि ये लर्न नहीं कर रहा बिकॉज ये आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, दिस इज़ रॉन्ग। आप उसको फोर्स नहीं करें, और आप देखेंगे कि ये बच्चे अगर एक जगह से, एक स्ट्रीट से गुजर जाते हैं, तो इनके दिमाग में वो तमाम स्ट्रीट रजिस्टर्ड हो जाती है, क्या चीज़ कितनी थी, कितने कहाँ पे बोर्ड था, चीज़ें थी। और इवन इनकी रूटीन बहुत ज़रूरी होती है इनके लिए, क्योंकि अगर ये सेम रूटीन को फॉलो नहीं करें तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह इनकी ये दे आर वेरी क्रिएटिव, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, और आप अगर इनको एक्सेल करवाते जाएँ इनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कुछ बच्चों की नंबर्स में दे आर एक्सेलेंट, वो बहुत छोटी एज से बहुत तेज़
तेज़ तेज़ नंबर्स को लर्न कर जाते हैं। आप उनको टेबल्स करवाएं तो वो बहुत आगे आगे, जैसे हमारे पास एक बच्चा था माशाल्लाह, वो 34 का टेबल और 35 का आगे आगे चलता जा रहा था टेबल्स में, और इतना क्विकली वो मैथ्स करता था कि हम सब के लिए बहुत अमेजिंग बात होती थी। इसी तरह से बहुत से बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे देखे जाते हैं जिनको कोई एज सच अल्फ़ाबेट सिखाता नहीं है, बट उनको रीडिंग राइटिंग आ जाती है, वो रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं, और पेरेंट्स के लिए भी एक सरप्राइज़ होता है, और वो जान जाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छी रीडिंग करने लगे। सो उसको उसके इंटरेस्ट के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ देते जाना, उसको एक्सेल करना, उसकी चीज़ों को मैनेज करना, उसके साथ लग जाना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप अपने बच्चे के अंदर चेंज देखें। आप अपने बच्चे को एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की तरह मत देखना चाहें, तो आप देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा।